स्टूडेंट्स देखिए वहाँ पे विद्युत निर्मित प्रक्रिया व पर्यावरण इनका क्या संबंध है वहाँ पे बताया गया है। देखिए कोयला, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन या यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम जैसे परमाणु ईंधन का उपयोग करके विद्युत निर्मित यह पर्यावरण स्नेही नहीं है। अर्थात इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके विद्युत निर्मित करने से इनके उपयोग के कारण पर्यावरण में दुष्परिणाम हो सकता है। मतलब जैसे हम पढ़ रहे थे ना, कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज ईंधन, यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम, इससे जो भी हम विद्युत निर्माण कर रहे हैं ना, तो पर्यावरण को क्या होता है पता है, उससे हानि पहुंचती है। क्योंकि ये सब यूज़ करने की वजह से पर्यावरण पे क्या हो जाता है, दुष्परिणाम होता है, प्रदूषण होता है। इसलिए यह क्या है कि पर्यावरण स्नेही नहीं है। तो क्यों नहीं है, देखिए कोयला, प्राकृतिक गैस, इनके खनिज जैसे ईंधन के ज्वलन से कुछ घटक गैस की और कण की ओर निर्मित होकर हवा में मिल जाते हैं। इससे हवा प्रदूषित होती है, हमें ज्ञात है। ईंधन के अपूर्ण ज्वलन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होता है। आपको इस बात को टिक कर लेना है, 2020 में पूछा गया था। ईंधन के अपूर्ण ज्वलन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्माण होता है, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम होगा। ईंधन के ज्वलन से निर्माण होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने से पर्यावरण पर दुष्परिणाम हो रहा है। वैश्विक तापमान वृद्धि यह इसका उदाहरण है। देखिए प्रदूषण इतना हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर तो परिणाम हो रहा है, लेकिन पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ रही है। इससे पर्यावरण में दुष्परिणाम भी हो रहा है। और वैश्विक तापमान, ये पर्यावरण का जो तापमान है अधिक मात्रा में बढ़ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि गर्मी क्यों होती है पता है, कि ये दुष्परिणाम जो होता है प्रदूषण का, इसकी वजह से। पेट्रोल, डीजल, कोयला, इनके ज्वलन से निर्माण होने वाले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के कारण अम्लीय वर्षा जैसे परिणाम हमें दिखाई देते हैं। जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण ज्वलन से निर्माण होने वाले धुएं के कण हवा को प्रदूषित करते हैं और जिससे दमा जैसे श्वसन संस्थान के विकार हो सकते हैं। क्योंकि जब प्रदूषण होता है तो दमा, अस्थमा जिसको बोलते हैं, कि दमा जैसे बहुत सारे प्रकार, सांस लेने में तकलीफ होती है, ऐसे बहुत सारे जो है कठिनाइयाँ हमें सहन करनी पड़ती है। देखिए कोयला, खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस जिसको एलपीजी, सीएनजी बोलते हैं। एलपीजी मीन्स लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सभी देखिए जीवाश्म ईंधन निर्मित होने के लिए लाखों वर्ष लगते हैं और इसके अलावा भूगर्भ में इसका भंडार भी सीमित है। ऐसा कहा जाता है कि जिस गति से हम ईंधन का उपयोग करते जा रहे हैं, उस गति से कोयले का वैश्विक भंडार अगले 200 वर्ष में तथा प्राकृतिक गैसों का भंडार 200 से 300 वर्ष में समाप्त हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे कोयला हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा कि 200 साल बाद वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में गैस का भंडार जो है 200-300 साल में भी मतलब क्या है कि वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब उसके बाद में हम कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, हमारे पीढ़ी तक तो वो चल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बनने वाले परमाणु कचरे को निष्कासित करने की समस्या, दुर्घटनाओं से होने वाली संभावित हानि की संभावना इत्यादि खतरों की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि खनिज ईंधन और परमाणु से प्राप्त होने वाली ऊर्जा ये क्या है कि पर्यावरण स्नेही बिल्कुल नहीं है। मतलब ये जितने भी सारे ऊर्जा हम पद्धति अभी देख चुके हैं, तो ये पर्यावरण स्नेही बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उससे पर्यावरण क्या हो जाता है, प्रदूषित होता है। अब देखिए पर्यावरण स्नेही ऊर्जा अर्थात हरित ऊर्जा की दिशा में देखिए विद्युत निर्मित के लिए अन्य ऐसे भी कुछ मार्ग अपनाए जाते हैं जिनमें ऊपर उल्लेखित समस्याएं नहीं होती है। जैसे देखिए जल संचय द्वारा विद्युत निर्मित, पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत निर्मित, सौर ऊर्जा द्वारा विद्युत निर्मित, जैविक ईंधन द्वारा विद्युत निर्मित, ऐसे कुछ मार्ग से हम विद्युत बिजली का निर्माण कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें किसी प्रकार का प्रदूषण और किसी प्रकार की पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचेगी। इसमें से उपयोग में लाए जाने वाले ऊर्जा स्रोत अर्थात जल संचय, तेजी से बहने वाला पवन, सूर्य प्रकाश, जैविक ईंधन के ये कभी भी समाप्त न होने वाले ईंधन है। इसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर उल्लेखित समस्याओं का निर्माण भी नहीं होता है। अतः इस प्रकार के निर्मित ऊर्जा और पर्यावरण स्नेही को ऊर्जा कहा जा सकता है। अब देखिए पर्यावरण स्नेही ऊर्जा किसे कहेंगे, जो पर्यावरण में बिल्कुल हानि नहीं पहुंचाता है, पर्यावरण में बिल्कुल प्रदूषण नहीं करता है, तब उसे हम क्या कहेंगे कि पर्यावरण स्नेही ऊर्जा कहा जा सकता है। इसे हम देखिए हरित ऊर्जा भी कह सकते हैं और इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, हरित ऊर्जा कहते हैं। कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, परमाणु ईंधन, इनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले खतरे पहचानते हुए आज विश्व में सभी जगहों पर पर्यावरण स्नेही अर्थात हरित ऊर्जा की दिशा में कदम क्या किए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं।
ऐसे ही कुछ पर्यावरण स्नेही ऊर्जा पद्धतियाँ हम लोग जो है अभी देखने वाले हैं कि जिससे बिल्कुल भी प्रदूषण होगा नहीं, फिर भी हम लोग विद्युत धारा का निर्माण अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहला देखिए जल विद्युत ऊर्जा। अभी पानी के माध्यम से भी देखिए हम लोग ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा अथवा संचित पानी की स्थितिज ऊर्जा। बहता हुआ पानी है तो गतिज ऊर्जा, संचित मतलब एक जगह पे हम लोग उसको जमा करके रखे तो उसमें स्थितिज ऊर्जा। यह एक ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। जल विद्युत निर्मित केंद्र से में देखिए जलाशय में संचित किए पानी की स्थितिज ऊर्जा का रूपांतर गतिशील पानी द्वारा गतिज ऊर्जा में किया जाएगा। बहता हुआ गतिशील पानी पाइप द्वारा बांध की तली के पास लगाए हुए टरबाइन तक लाकर उसकी गतिज ऊर्जा टरबाइन से घूमता है। टरबाइन से जुड़ा हुआ जनरेटर घूमेगा, विद्युत निर्माण होता है। जैसे ये पूरा बताया गया है पैसेज में, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए होता क्या है कि स्थितिज ऊर्जा युक्त पानी का भंडार, मतलब पानी को एक ऐसा बांध बनाया जाता है, बहुत बड़ा बांध बना के वहाँ पे क्या किया जाएगा, पानी को वहाँ पे जमा किया जाएगा। पानी को जमा करने के बाद में उसके नीचे तल में एक पाइप को लगाया जाता है और उसको पूरा पैक करके रखते हैं। और कुछ दिनों बाद उसको मतलब जब छोड़ देंगे तो पानी के माध्यम से जब प्रेशर आएगा, तब पानी के माध्यम से प्रेशर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, टरबाइन। यानी बहता हुआ पानी हो तो उसमें गतिज ऊर्जा देगी और पानी द्वारा मतलब चलने वाला वहाँ पे टरबाइन होगा, उसके आगे जनयंत्र है और उसके आगे क्या होगा, विद्युत ऊर्जा होगा। तो ऊर्जा के हिसाब से देखिए वहाँ पे क्या होगा, देखिए पानी की स्थितिज ऊर्जा मतलब जिस स्थिति में पानी है, ठीक है, वो स्थितिज ऊर्जा है। जब हम उसको छोड़ देंगे तो वहाँ पे बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। और जब बहता हुआ पानी में गतिज ऊर्जा आएगी तो वो गतिज ऊर्जा जो है कहाँ चले जाएगी, टरबाइन में, क्योंकि बहता हुआ पानी टरबाइन के ऊपर गिरेगा। अच्छा, टरबाइन के ऊपर गिरेगा तो टरबाइन भी घूमेगा। अब जब टरबाइन घूमेगा तो आपको पता है टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का निर्माण होकर वहाँ पे विद्युत ऊर्जा का निर्माण वहाँ पे होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से हम लोग जल विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। जिस तरह से देखिए वहाँ पे आकृति बताया गया है, ये देखिए ABC वहाँ पे ऐसा बांध बनाया गया है और पानी का यह संचय है। पानी देखिए आगे जा रहा है, यहाँ पे टरबाइन है तो ये टरबाइन यहाँ पे घूम रहा है, फिर ये जनरेटर घूमेगा, ये पावर हाउस है, इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा और फिर आगे विद्युत धारा वहाँ पे जा सकती है। तो इस तरह से जो है हम लोग जल विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। ये आकृति है, आकृति से जुड़े ये जो प्रश्न हैं वहाँ पे बिल्कुल भी आपको नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जल विद्युत निर्मित के देखिए कुछ लाभ वहाँ पे बताए गए हैं। फायदे क्या होते हैं देखिए जल विद्युत केंद्र में किसी प्रकार के ईंधन का ज्वलन नहीं होता अथवा ईंधन के ज्वलन से होने वाला प्रदूषण नहीं होता है। देखिए पानी है तो पानी में किसी प्रकार का ज्वलन नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल कोई भी प्रदूषण होता नहीं। सेकंड देखिए जलाशय में देखिए पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडार हो तो किसी भी समय विद्युत निर्मित संभव है। और जलाशय में बहुत ज़्यादा पानी है तो कहीं पे भी किसी भी जगह पे मतलब क्या है कि हम लोग विद्युत धारा का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि पानी है तो फिर हम उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद्युत धारा का निर्माण कर सकते हैं। फिर आगे देखिए विद्युत निर्मित करते समय देखिए बांध के पानी का उपयोग होने पर वर्षा द्वारा बांध पुनः भर जाता है, जिससे विद्युत निर्मित अखंडित हो सकती है। देखो ये प्रक्रिया हम अखंडित कर सकते हैं, क्योंकि जब बारिश का पानी है उसमें जमा होते जा रहा है तो फिर आगे कंटिन्यूसली हम लोग विद्युत धारा का निर्माण कर सकते हैं। तो ये इसके ऐसे फायदे हैं। अब देखिए जल विद्युत निर्मित में एक सक्षम कुछ प्रश्न है, मतलब कुछ संदिग्धता हमारे मन में होती है। जैसे बांध में देखिए संचित किए पानी के कारण बांध के पीछे की बहुत बड़ी ज़मीन पानी के नीचे आने के कारण कुछ गांव देखिए विस्थापित भी वहां से हो सकते हैं, क्योंकि क्या है कि ज़मीन वहां पे है, फिर पानी वहां पे जमा किया जा रहा है तो जगह नहीं है, तो ये विस्थापित होना मतलब गांव को एक जगह से दूसरी जगह पे वहां पे लेके जाना पड़ेगा। विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वसन का भी प्रश्न निर्माण होता है। जो विस्थापित लोग हैं उनको कहाँ जाके बिठाना है, कहाँ जगह मिलेगी, उनको कहाँ रहना है, उनका भी बहुत समस्या होता है। बहुत बड़े पैमाने पर देखिए उपजाऊ जमीन जंगल पानी में समा सकते हैं। बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन है, क्योंकि विद्युत धारा का निर्माण करना है, एक छोटे से बकेट में टंकी में पानी तो नहीं चलेगा, इसके लिए बहुत बड़ी जगह हमें लेनी पड़ती है। फिर जंगल पानी में भी जा सकता है। ऐसी बहुत सारी समस्या जल विद्युत ऊर्जा में। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं बता रहा था आपको वहाँ पे कि
बहते हुए पानी का प्रवाह रोकने के कारण देखिए पानी में स्थित सजीव सृष्टि पर विपरीत परिणाम हो सकता है। बहता हुआ पानी है, जितने भी सारे जलीय प्राणी है, मछलियाँ है, अलग अलग प्राणी होते हैं, तो इनके ऊपर क्या हो सकता है कि विपरीत परिणाम वहाँ पे हो सकता है, क्योंकि हम पानी वहाँ पे रोक के रखे फिर पानी का उपयोग कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह से ये जल विद्युत निर्मित के कुछ लाभ होते हैं, तो ये कुछ क्या होती है, हमारी हानि होती है, उसके बारे में हमें संदिग्धता भी होती है। आगे देखिए अभी पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित, बाकी सब ये क्या आप जानते हैं, खोज कीजिए, ये सब कुछ आपको नहीं है, ठीक है, उसके बारे में बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। अब देखिए पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र, देखिए बहती हुई हवा में होने वाली गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर करके उसके द्वारा पानी खींचना, अनाज पीसना, ऐसे कामों में पवन ऊर्जा का उपयोग प्राचीन काल से किया जाता था। देखिए आपको पता ही है कि गतिज ऊर्जा से यंत्र में इस्तेमाल करना, कि उसके द्वारा पानी खींचना, अनाज बेचना, ऐसे पहले बहुत काम किए जाते थे, जो बहते हुए पवन मतलब जो पवन चक्की से किए जाते थे। उसके आगे देखिए इसी ऊर्जा का उपयोग करके देखिए विद्युत ऊर्जा का भी निर्माण हम लोग कर सकते हैं। बहते हुए पवन की गतिज ऊर्जा का रूपांतर देखिए विद्युत ऊर्जा में करने वाले यंत्र को पवन चक्की कहेंगे, क्योंकि पवन चक्की के माध्यम से हवा वहाँ पे मिलती रहेगी। देखिए होगा क्या कि देखिए जब पवन चक्की वहाँ पे मतलब जो पाते घूमते रहते हैं, इसमें लगे टरबाइन के पातों की सहायता जब हवा टकराने पर देखिए पाते भी वहाँ पे क्या होने लगेंगे, घूमने लगेंगे, और टरबाइन का अक्ष गति बढ़वाने वाले गियर बॉक्स के द्वारा जनरेटर जुड़ा रहता है। गियर बॉक्स मतलब वहाँ पे जो स्पीड होता है, क्योंकि पवन चक्की जो होता है, पाते जितनी तेज़ी से घूमते हैं उतना जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, टरबाइन को घुमा सकते हैं, तो उसमें गियर बॉक्स होता है, जैसे गाड़ी में होता है। घूमते हुए पातों से फिर जनरेटर घूमेगा और विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा निर्मित होने के चरण नीचे अनुसार दर्शाया जा सकता है। देखिए होगा क्या, विशिष्ट वेग से बहने वाला वहाँ पे पवन है, पवन जो भी वहाँ पे घूमेगा, तो पवन द्वारा देखिए घूमने वाले बड़े पातों वाला टरबाइन वहाँ पे होगा, तो टरबाइन भी घूमेगा, और जब टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो वहाँ पे विद्युत ऊर्जा का निर्माण भी वहाँ पे हो सकता है। देखिए वहाँ पे पवन है, ये शाफ्ट है, बेरिंग है, पाते हैं, ये गियर बॉक्स है, जनरेटर है और ये शाफ्ट है। तो इस तरह से सब प्रक्रिया होके वहाँ पे विद्युत ऊर्जा का निर्माण हो सकता है। अब इसके सोपान देखिए वहाँ पे दिए गए हैं। देखिए पहले तो बहते हुए पवन की गतिज ऊर्जा, क्योंकि बहता हुआ हवा है ना, तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, और आगे टरबाइन की गति। अब जब बहते हुए पवन की गतिज ऊर्जा है तो ये गतिज ऊर्जा टरबाइन में चले जाएगी, तो टरबाइन में भी गतिज ऊर्जा आएगी, और उसके आगे वहाँ पे क्या होगा, विद्युत ऊर्जा का निर्माण वहाँ पे हो सकता है। तो इस तरह से जो है वहाँ पे प्रक्रिया चलती रहेगी। आगे देखिए 1 किलोवाट से भी कम क्षमता से लेकर 7 मेगावाट तक की क्षमता वाले पवन विद्युत निर्मित यंत्र उपलब्ध है। मतलब कम से कम 1 किलोवाट से लेके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 7 मेगावाट इतने तक विद्युत निर्माण कर सकते हैं। जिस स्थान पर देखिए पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, वहाँ उपलब्ध होने वाले हवा के वेग के अनुसार विशिष्ट क्षमता वाले यंत्र। अब ये यंत्र लगाना क्या होता है कि हवा वहाँ पे कैसी है, किस हिसाब से उपलब्ध है, उस हिसाब से वहाँ पे यंत्र लगाए जाते हैं। किसी स्थान पर देखिए पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा निर्मित के लिए आवश्यक वेग की हवा उपलब्ध होना वहाँ की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर होता है। मतलब हवा वहाँ पे मतलब उपलब्ध है नहीं है, किस हिसाब से हम लोग कितनी ज़्यादा विद्युत ऊर्जा निर्माण कर सकते हैं, वो तो वहाँ के भौगोलिक स्थिति पे निर्भर होगा, यानी कि हवा कितनी है। देखिए समुद्र किनारों पर हवा की गति अधिक होने से देखिए वह क्षेत्र पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण करने के लिए योग्य होता है, क्योंकि समुद्र के किनारे पे देखिए हवा बहुत तेज़ से चलती है, वहाँ पे आपको पता है लहरें बहुत तेज़ों से चलती है, तो वहाँ पे हम लोग जो है अच्छे से विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, वो बहुत बेस्ट होता है। पवन ऊर्जा देखिए एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, परंतु पवन चक्की की सहायता से विद्युत निर्मित के लिए आवश्यक विशिष्ट वेग की हवा सर्वत्र उपलब्ध नहीं होती, इसका उपयोग सीमित है। देखिए एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार का प्रदूषण आपको वहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा नहीं, ठीक है, क्योंकि पवन में क्या है कि बिल्कुल भी किसी प्रकार का ईंधन का ज्वलन भी नहीं होता है, किसी भी प्रकार का प्रदूषण होने की संभावना वहाँ पे होती। स्टूडेंट जैसे मैं कह रहा था कि देखिए पवन ऊर्जा ये एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, बराबर, क्योंकि इससे बिल्कुल भी किसी प्रकार का प्रदूषण होता नहीं, क्योंकि ईंधन का ज्वलन तो है ही नहीं।
परंतु पवन चक्की की सहायता से विद्युत निर्मित के लिए एक आवश्यक विशिष्ट वेग की हवा सर्वत्र उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि हर जगह पे हवा उपलब्ध हो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए इसका उपयोग कैसा है, बहुत सीमित है, लिमिटेड है। तो ये आकृति उसका दिया गया है, ठीक है। उसके आगे देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र। सौर ऊर्जा पर मतलब जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसके माध्यम से। देखिए सूर्य किरणें में समाविष्ट प्रकाशीय ऊर्जा के दो प्रकार से विद्युत निर्माण किया जा सकता है। सबसे पहला देखिए क्या है कि ऊपर अभ्यास की गई प्रत्येक पद्धति में देखिए किसी न किसी ऊर्जा स्रोत की सहायता से जनयंत्र घुमाकर विद्युत ऊर्जा की निर्मित की जा सकती है। परंतु सूर्य की किरणों में समाविष्ट ऊर्जा का उपयोग करके जनयंत्र का उपयोग न करते हुए भी सीधे विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। इससे पहले देखिए जैसे हमने पढ़ा था कि जनयंत्र का उपयोग करते थे, लेकिन सूर्य प्रकाश में कैसा है कि जनयंत्र का उपयोग न करते हुए भी हम सीधे विद्युत का निर्माण कर सकते हैं। विशिष्ट चुंबकीय प्रेरण इस सिद्धांत का उपयोग न करके भी यहाँ पे विद्युत निर्मित की जा सकती है। और सौर विद्युत सेल सूर्य की किरणों को प्रकाशीय ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर सकता है। जैसे कि सौर सेल होता है, आपको पता है कि जिसमें बैटरी लगा के डायरेक्ट हम विद्युत निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो जनयंत्र की आवश्यकता है ना तो ये चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत की आवश्यकता है। डायरेक्ट हम उसका रूपांतरण कर सकते हैं, जो विद्युत सेल, सौर विद्युत सेल वहाँ पे बनाया जाता है। आगे सूर्य किरणों की देखिए प्रकाश ऊर्जा का रूपांतर ऊष्मीय ऊर्जा में करके उसके द्वारा टरबाइन की सहायता से जनयंत्र घुमाकर विद्युत ऊर्जा निर्माण कर सकते हैं। दोनों पद्धति से, ये बिना टरबाइन का उपयोग करते हुए, बिना चुंबक प्रेरण का उपयोग करते हुए भी कर सकते हैं, और प्रकाश ऊर्जा का रूपांतर ऊष्मीय ऊर्जा में करके भी, टरबाइन घुमा के भी, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम लगाकर भी हम लोग विद्युत निर्माण कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए क्या है, सौर विद्युत सेल। देखिए सौर विद्युत सेल सूर्य की किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतर सीधे विद्युत ऊर्जा में होता है। इस प्रक्रिया को फोटोवोल्टाइक परिणाम कहेंगे। फोटोवोल्टाइक परिणाम ध्यान में रखना है। फोटोवोल्टाइक परिणाम मतलब क्या होगा कि सौर विद्युत सेल सूर्य की किरणों को, मतलब जो सौर विद्युत सेल होता है ना, वो सूर्य की किरणों को क्या करेगा, प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतर सीधे विद्युत ऊर्जा में करता है। तब उसको हम क्या कहेंगे, फोटोवोल्टाइक परिणाम। देखिए इस प्रकार के ऊर्जा रूपांतर से प्राप्त होने वाली विद्युत ऊर्जा है दिष्ट विद्युत। दिष्ट मीन्स डीसी होती है, डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं। और सौर विद्युत सेल अर्धवाहक इस विशेष प्रकार पदार्थ से बने, उदाहरण सिलिकॉन से। क्योंकि सौर सेल आपने देखा होगा, एक सौर सेल बनाया जाता है किसी के घर के ऊपर, आपने देखा होगा पानी गर्म करने के लिए, या रास्ते पे देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वगैरह जो बल्ब लगाए जाते हैं सौर सेल वाले, ठीक है, तो उसमें वो सिलिकॉन इस तत्व का बना होता है। सिलिकॉन के देखिए 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक सौर विद्युत सेल से करीब 30 मिली एम्पियर इतनी विद्युत धारा हम ले सकते हैं। 30 मिली एम्पियर उसकी वो क्षमता है। अगर हम कितना लगाएंगे, 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो जैसे हम लोग 30 मिली एम्पियर इतनी विद्युत धारा और 0.5 वोल्ट इतना विभवांतर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। मतलब 0.5 वोल्ट तक की ऊर्जा हम लोग ले सकते हैं। सिलिकॉन के देखिए एक सौर विद्युत सेल का क्षेत्रफल लगभग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो एक सौर से देखिए करीब करीब हम 3 एम्पियर यानी 30 मिली एम्पियर यानी कि 30,000 मिली एम्पियर इतना हम ऊर्जा वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और इतनी विद्युत धारा और 0.5 इतना विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए विभवांतर में कोई फर्क नहीं होता है, विभवांतर यानी कि वोल्ट हम उतना ही प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ जो विद्युत धारा की जो क्षमता है वो अधिक बढ़ सकती है। और देखिए ध्यान में रखना है कि सौर सेल से प्राप्त होने वाला विभवांतर उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं होता है। तो सौर सेल से जो विभवांतर प्राप्त होता है ना, क्षेत्रफल का उससे कोई लेना देना होता नहीं है। क्षेत्रफल कितना ही हो, कम ज़्यादा हो, लेकिन जो वोल्टेज है वो उतना ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए फोटोवोल्टाइक परिणाम का देखिए परिभाषा बताया गया है कि सूर्य की किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा में रूपांतर होना और उस प्रकाशीय ऊर्जा का सीधा दृष्टि विद्युत ऊर्जा में रूपांतर होना, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, फोटोवोल्टाइक परिणाम। आगे जो ये देख रहे हो आप स्टूडेंट्स, ये आपको है नहीं, ये पूरा कट है सिलेबस के हिसाब से। आगे देखिए सौर सेल से मिलने वाली विद्युत शक्ति या दिष्ट विद्युत होने के कारण विद्युत यंत्र दिष्ट विद्युत शक्ति पर चलते हैं। जैसे लाइट एमिटिंग डायोड यानी एलईडी पर आधारित विद्युत बल्ब उस जगह यह ऊर्जा सीधे उपयोग में ला सकते हैं। परंतु सौर सेल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा केवल सूर्य प्रकाश होने पर बनती है, अतः यदि ऊर्जा अन्य समय पर उपयोग में लानी है तो विद्युत सेल में संचित करनी पड़ती है।
तो ये देखिए सौर सेल है, तो सौर सेल मतलब क्या है कि जब सूर्य प्रकाश उपलब्ध हो तभी हम लोग कर सकते हैं। अगर सूर्य प्रकाश उपलब्ध नहीं है तो विद्युत सेल यानी बैटरी में उसको हमें जमा करके रखना पड़ता है, फिर उसके बाद में हम लोग उसका निर्माण कर सकते हैं। तो ये बाहर वाला हो गया जो डायरेक्ट करंट पर चलते हैं, बाहर जो चीज़ें होती है। लेकिन परंतु हमारे घर में जो औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग में लाए जाने वाले जो अनेक उपकरण है तो प्रत्यावर्ती होते हैं। एसी मीन्स अल्टरनेट करंट वाले, जो घर में फैन, ट्यूबलाइट, टीवी वगैरह फैन चलता है ना, वो एसी वाला होता है। ऐसे समय देखिए सौर सेल द्वारा निर्मित में विद्युत ऊर्जा का रूपांतर इन्वर्टर इस इलेक्ट्रॉन यंत्र द्वारा कर सकते हैं। तो वहाँ पे देखिए इसका रूपांतर मतलब डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पे देखिए एक इन्वर्टर होता है, जो डीसी करंट है उसको क्या करेगा पता है, वो एसी में कन्वर्ट करेगा, यानी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा में करेगा, और जिसका हम उपयोग हमारे घर में कर सकते हैं। यानी कि देखिए एक सौर सेल है, सौर सेल के साथ साथ विद्युत सेल लगा रहता है, विद्युत सेल से वो इन्वर्टर होता है जो डीसी को कहाँ कनेक्ट करेगा, एसी में कनेक्ट करेगा, जिसे हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एसी पर चलने वाले विद्युत उपकरण। देखिए अनेक सौर पैनल एकत्र जोड़ के हम देखिए अपेक्षित विद्युत धारा निर्माण कर सकते हैं। देखिए नीचे दी गई आकृति के अनुसार अनेक पैनल द्वारा डीसी शक्ति इन्वर्टर के माध्यम से एसी में रूपांतरित कर सकते हैं, और ट्रांसफार्मर की सहायता से यह शक्ति आवश्यक उतने विभवांतर और विद्युत धारा के रूप में विद्युत उतरण जाल में वितरित की जाती है। ऐसे सौर विद्युत निर्मित केंद्र की देखिए रूपरेखा यहाँ पे दी गई है। देखिए यहाँ पे ऐसे सौर एरे बनाए जाते हैं सौर सेल के, फिर ये इन्वर्टर और ट्रांसफार्मर होता है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है, जिससे घर में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार की ऊर्जा निर्मित होते समय किसी प्रकार का ईंधन का ज्वलन न होने के कारण किसी भी प्रकार का प्रदूषण न होते विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे किसी प्रकार का ज्वलन नहीं होता है ईंधन का, तो किसी प्रकार का प्रदूषण भी होगा नहीं। लेकिन सूर्य प्रकाश केवल दिन में उपलब्ध होने की वजह से सौर विद्युत सेल केवल दिन में ही विद्युत निर्मित कर सकता है। देखिए केवल दिन में ही प्रकाश उपलब्ध होता है, इसके लिए हम लोग जो है सौर विद्युत सेल केवल दिन में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और आगे देखिए ऊपर का जो हमने पढ़ा था, तो बिना टरबाइन से हम लोग विद्युत निर्माण कर सकते हैं। तो ये सेकंड वाला देखिए सौर ऊष्मीय विद्युत केंद्र, यानी टरबाइन और विद्युत चुंबक की सहायता से। देखिए कोयला परमाणु ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करके विद्युत निर्मित की जा सके, ये तो हमने देखा। ऐसे ही देखिए ऊष्मीय ऊर्जा सूर्य प्रकाश से प्राप्त करके विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। सौर ऊष्मीय विद्युत केंद्र के विविध चरण देखिए नीचे दिए गए। सबसे पहला क्या होगा, सूर्य प्रकाश एकत्रित करने के लिए वहाँ पे परावर्तक चाहिए, यानी जो सौर ऊर्जा के जो सौर सेल के जैसा होता है। फिर एकत्रित सूर्य प्रकाश की ऊर्जा अवशोषित करने के लिए एक अवशोषक होगा वहाँ पे, वो जो एल्यूमिनियम का सिलिकॉन का वो पत्थर होता है। वहाँ पे जब अवशोषित होगा तो उससे फिर ऊष्मा निर्माण किया जाएगा, और उस ऊष्मा से भाप पर चलने वाला टरबाइन होगा। फिर भाप पे चलने वाला टरबाइन होगा तो विद्युत जनित्र उससे जुड़ा रहेगा। फिर आगे क्या होगा, विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी क्या होगा, देखिए जो एकत्रित सूर्य प्रकाश एकत्रित करने से फिर हम ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण करेंगे। फिर पानी गर्म करेंगे, भाप चलेगी तो भाप पे चलने वाला यहाँ पे टरबाइन होगा। जब टरबाइन घूमेगा तो उससे जुड़ा विद्युत जनित्र घूमेगा, और विद्युत जनित्र जब घूमता है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से वहाँ पे विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए जैसे आकृति 5.7 में दर्शानुसार सूर्य किरण परावर्तित करने के अनेक परावर्तन का उपयोग सूर्य किरणों पर एक अवशोषित पर केंद्रित करते हैं, जिससे वहाँ ऊष्मा का निर्माण होता है। मतलब सौर सेल जो है उससे कहा जाता है, वहाँ पे अधिक ऊष्मा का निर्माण होगा, और इस ऊष्मा की सहायता से पानी को देखिए भाप में रूपांतरित करके टरबाइन को चलाया जाता है। अब जब टरबाइन को चलाया जाएगा तो जनित्र घुमाया जाएगा और विद्युत ऊर्जा का निर्माण वहाँ पे होता है। तो ये उसका आकृति है, ठीक है। तो ये आकृति के हिसाब से देखिए जैसे ये शोषक है, वहाँ पे देखिए ये वहाँ पे सौर ऊर्जा वहाँ पे अवशोषित की जा रही है। फिर ये गर्म पानी का प्रवाह है, पानी गर्म किया जा रहा है, ये पानी वहाँ पे जा रहा है, गर्म हो रहा है, फिर ये भाप बन रही है। तो भाप बनेगी तो वहाँ पे ये टरबाइन है, टरबाइन पे जाके घूमेगा, उससे जनित्र घूमेगा। ये संघनक है, मतलब गर्म पानी को ठंडा पानी को गर्म करने के लिए पंप है, कूलिंग टावर है, और पावर ग्रिड मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जोड़कर हम लोग इसे मतलब क्या है घर में ला सकते हैं। तो इस तरह से ये सौर ऊर्जा का निर्माण वहाँ पे हो सकता है। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, ये लेसन भी हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। एकदम सिंपल है, हर एक जो विद्युत निर्माण केंद्र होता है उसका चरण जो है आपको अच्छे से समझ लेना है, फिर बाकी सब आपको अच्छे से समझ में आएगा।